हेलो दोस्तों, वेलकम टू अकाउंटेंट एग्जाम प्रैप। लास्ट वीडियो में हमने डेप्रिसिएशन के 40 क्वेश्चंस छोड़ दिए थे, वो आज इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि डेप्रिसिएशन से डेफिनेटली क्वेश्चन आने वाला है। 2 मार्क्स या 4 मार्क्स आप स्कोर करने वाले हो। लास्ट वीडियो नहीं देखा तो लास्ट वीडियो जाके जल्दी से देखो क्योंकि पास्ट ईयर्स के क्वेश्चंस वहां पे डिस्कस हुए थे एंड कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी डिस्कस हुए थे। आज के जो लेक्चर है इसमें हम सिर्फ प्रैक्टिस क्वेश्चंस जो हमने छोड़े थे 40 प्रैक्टिस क्वेश्चंस वो डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं बिना देरी से। बस एक ही चीज बोलूंगा, वीडियो को लाइक कर देना अगर यूजफुल लगता है तो, एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब कर देना। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फीचर ऑफ डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन का कौन सा फीचर नहीं है? परमानेंट, कंटिन्यूअस, ग्रेजुअल, टेम्परेरी। तो जब डेप्रिसिएशन के फीचर्स पढ़े होंगे आपने तो वहां पे लिखा हुआ था डेप्रिसिएशन इज ए परमानेंट, कंटिन्यूअस एंड ग्रेजुअल डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ द असेट। ठीक है, तो 3 वर्ड्स तो यूज थे, फोर्थ टेम्परेरी नहीं था, तो डी इसका करेक्ट आंसर है क्योंकि नॉट फीचर पूछा है, नॉट ए फीचर ऑफ। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, इन द ट्रायल। इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल पे, मैंने ऑलरेडी शेयर कर दी है। जब लास्ट वीडियो डाला था उसी टाइम पे मैंने इसकी पीडीएफ शेयर कर दी थी, आप जाके कलेक्ट कर लेना। इसमें पास्ट ईयर्स के क्वेश्चंस भी है, प्रैक्टिस के 72 क्वेश्चंस भी है। तो अगले क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। इन द ट्रायल बैलेंस, the balance on the provision for depreciation account is shown as credit item, shown as debit item, sometimes shown as credit item, sometimes as debit, not shown as it is a part of depreciation। तो इसका जब हम एंट्री करते हैं तो उस एंट्री के अकॉर्डिंग अगर हम पता करें तो इसको हम शो करते हैं क्रेडिट आइटम। तो शोन एज ए क्रेडिट आइटम, एज ए इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे, ए बॉयलर वॉज परचेज बाई कंपनी और ₹20 लाख आफ्टर 2 ईयर्स। मतलब 20 लाख का एक बॉयलर परचेज किया गया था। आफ्टर 2 ईयर्स इट कॉस्ट केम डाउन टू 10 लाख एट प्रेजेंट। अब देखो ये क्वेश्चन है ना, बहुत सारी जगह इसकी फ्रेमिंग सही नहीं है बिकॉज कई जगह कॉमा आता है, कई जगह क्या आता, फिर भी एक बार एडजस्ट करने की कोशिश करते हैं। 20 लाख का परचेज किया था, 2 साल बाद उसकी कॉस्ट केम डाउन टू 10 लाख। अब है ना 10 साल एट प्रेजेंट इट्स कॉस्ट इज 15 लाख। हाउ विल यू कैलकुलेट द डेप्रिसिएशन फॉर दिस असेट। तो हमें अभी कुछ भी नहीं बता रखा कि इसमें क्या करना है क्या नहीं करना या फिर कौन सा मेथड यूज़ हो रहा है। तो हम इस पे मानते हैं कि स्ट्रेट लाइन मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन यूज़ हो रहा है और उसका एक ही नियम है कि जो ओरिजिनल कॉस्ट होती है उसी पे हम मेजर करते हैं। एक बार आप देख लो इनका ऑप्शंस क्या है। इट विल बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिनल कॉस्ट 20 लाख रुपीज़। इट विल बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ 15 लाख रुपीज़ वर्थ कॉस्ट। It will be calculated on the basis of 10 lakh cost. It will be calculated by taking the average of all the 3 cost. B, C और D ऑप्शन गलत है, ओरिजिनल कॉस्ट पे ही कैलकुलेट करते हैं स्ट्रेट लाइन मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन को। A इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इस अकॉर्डिंग। अगला क्वेश्चन है, पिक द ओड वन आउट। ओड वन आउट हमें निकालना है। डेप्रिसिएशन हैपन्स बाय एटमॉस्फेयर और या बाय कंपनी पॉलिसीज। तो इसमें ओड वन और डी ऑप्शन दे रखा है बोथ ए एंड बी। तो इसमें ज़्यादा कुछ ऐसे क्लियर कट या फिर कोई ऑप्शंस ऐसे नहीं है जिस पे हम डायरेक्टली इम्पैक्ट कर पाएँ, बट यहाँ पे बोथ ए एंड बी ऑप्शन दे दिया है और हमें पता है डेप्रिसिएशन हैपन्स बाय एटमॉस्फेयर, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। तो ये ऑड वन आउट है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एज पर लॉ एंटरप्राइज इज रिक्वायर्ड टू मेक प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। जॉइंट स्टॉक कंपनी, सोल प्रोप्राइटर, पार्टनरशिप, ऑल ऑफ द अबव। किसको प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाना पड़ता है? एज पर लॉ एंटरप्राइज आर रिक्वायर्ड टू मेक प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन का प्रोविजन बनाना पड़ता है, उसको अक्यूमुलेट करना पड़ता है और फिर बैलेंस शीट में नेट ऑफ प्रोविजन ऑफ डेप्रिसिएशन के अकॉर्डिंग हम असेट को शो करते हैं। वो बनाना पड़ता है बी, सोल प्रोप्राइटर को। अगला क्वेश्चन है, फॉर एन असेट नॉट टू बी डेप्रिशिएबल इट मस्ट हैव ए लिमिटेड यूजफुल साइज, बी ऑफ सम टेक्निकल इंपॉर्टेंस, मस्ट बी यूज फॉर प्रोडक्शन या नन ऑफ द अबव। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑफ सम टेक्निकल इंपॉर्टेंस। बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, डेप्रिसिएशन अमाउंट इज टू बी डेबिटेड अगेंस्ट रेवेन्यू अर्न थ्रू इट, रेवेन्यूज अर्न, बोथ ए एंड बी या नन ऑफ द अबव। इसका आंसर हो जाएगा बोथ ए एंड बी। सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सम ऑफ ईयर्स डिजिट मेथड इज डैश टाइप ऑफ डेप्रिसिएशन प्रोवाइडिंग मेथड। कौन सा टाइप है? देखो, एक तो होता है यूनिफॉर्म चार्ज और एक होता है डिक्लाइन चार्ज। तो इनमें से कौन सा टाइप ऑफ मेथड है? ठीक है, तो ये है सम ऑफ ईयर्स डिजिट मेथड है
डिक्लाइनिंग चेंज मेथड, यानी डिक्लाइनिंग चेंज लिखा हुआ है, ये चार्ज है ये, ठीक है ना, यूनिफॉर्म चार्ज मेथड, डिक्लाइनिंग चार्ज मेथड। डिक्लाइनिंग चार्ज मेथड में 3 मेथड्स आ जाते हैं, एक तो डबल डिक्लाइनिंग, एक डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड और एक सम ऑफ ईयर्स डिजिट मेथड। आपने तीनों पढ़ रखे होंगे होपफुली, अगर आपके कंसेप्ट क्लियर है तो। अगला क्वेश्चन है, प्रोसेस ऑफ बिकमिंग आउट ऑफ डेट और ऑब्सोलीट इज टर्म्ड एज। इसके क्वेश्चन के अंदर ही आंसर दे रखा है आपको, तो आपको पता होगा क्या आंसर होगा इसका, तो होपफुली आप इसका जवाब खुद जज कर पाओगे, ठीक है। ऑब्सोलीट दे रखा है यानी सी, ऑब्सोलेंस इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सम ऑफ द बेनिफिट्स यू रिसीव विद डेप्रिसिएशन आर। बेनिफिट्स होते हैं कुछ डेप्रिसिएशन लगाने के, तो उसमें क्या क्या बेनिफिट्स है? इनकम टैक्स सेविंग, कस्टम टैक्स सेविंग, सेल्स टैक्स सेविंग, एक्साइज ड्यूटी सेविंग। तो चारों ऑप्शन में से जो सबसे बेनिफिट है वो जो क्लियर कट दिख रहा है हमें, वो है इनकम टैक्स में हमें सेविंग मिल जाती है। अगर हम डेप्रिसिएशन नहीं लगाएंगे तो हमारा प्रॉफिट बढ़ा हुआ रहेगा, उस प्रॉफिट पे हमें टैक्स पे करना पड़ेगा, ठीक है, तो वो टैक्स हमारा कम हो जाता है, तो यानी इनकम टैक्स की सेविंग हो जाती है वहां पे। प्रोवाइडिंग डेप्रिसिएशन इज कंपल्सरीली एज इट रिफ्लेक्ट्स ट्रू फाइनेंशियल पोजिशन, मेक्स प्रोविजन सो दैट इन फ्यूचर द रिप्लेसमेंट एसेट कुड बी परचेज्ड, या बोथ ए एंड बी, या नन ऑफ द अबव। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, बोथ ए एंड बी। अगर आप दे रहे हो करेक्ट आंसर तो बहुत ही अच्छा है, बहुत ज़्यादा सही जा रहे हो आप लोग, क्योंकि क्वेश्चन आने वाला है यहाँ से। अगर एफर्ट्स पसंद आ रहे हो तो वीडियो को यार प्लीज़ पॉज करना, वीडियो को लाइक करना, फिर दोबारा स्टार्ट करना। एन एडिशनल परचेज ऑफ ₹2000 वॉज मेड फॉर अ मशीन। एक एडिशनल परचेज करी गई कुछ मिड ऑफ द ईयर में, या फिर कभी भी, मतलब साल स्टार्ट हो गया उसके बाद कुछ एडिशनल परचेज करेगी अंडर स्ट्रेट लाइन मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन, या डेप्रिसिएशन विल बी डन फॉर हाफ ऑफ द ईयर, डेप्रिसिएशन विल बी डन फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, बोथ ए एंड बी, या फिर नन ऑफ द अबव। क्या इसका करेक्ट आंसर होगा, ये मैं जब अगला क्वेश्चन कराऊंगा तब आप खुद जज कर पाओगे और इसका आंसर मुझे दोगे। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ लेना, दोबारा देख लेना, जब मैं अगला क्वेश्चन जब आगे बढ़ूंगा 1-2 क्वेश्चन बाद, या अगला ही क्वेश्चन जैसा आ रहा है उस अकॉर्डिंग आपको पता चल जाएगा। बढ़ते हैं आगे। एन एडिशनल परचेज वॉज मेड, देखो यहाँ पे भी एडिशनल परचेज था, ठीक है, वॉज मेड फॉर मशीन ऑन 15/6/2009, 15/6/2009 यानी 15 जून 2009 को एक एडिशनल परचेज करी गई अंडर स्ट्रेट लाइन मेथड। डेप्रिसिएशन विल बी चार्ज फ्रॉम द डेट ऑफ परचेज, डेप्रिसिएशन विल बी चार्ज फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, बोथ ए एंड बी, या नन ऑफ द अबव। इसका करेक्ट आंसर है ए, डेप्रिसिएशन विल बी चार्ज फ्रॉम द डेट ऑफ परचेज। स्ट्रेट लाइन मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन में हम डेप्रिसिएशन जिस दिन हमने परचेज किया है प्रोडक्ट, जिस दिन हमने पुट टू यूज किया है प्रोडक्ट, उसी दिन से हम चार्ज करते हैं, ठीक है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा ऊपर वाले क्वेश्चन का आंसर 12th का। अगला क्वेश्चन है, दिस इज नॉट द डिसएडवांटेज ऑफ स्ट्रेट लाइन मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन। यहाँ पे क्या है, क्वेश्चंस में बहुत मिस्टेक है यार, बहुत टाइपिंग मिस्टेक है, बट समझना पड़ेगा। दिस इज नॉट द डिसएडवांटेज ऑफ स्ट्रेट लाइन मेथड। कौन सा इसमें से डिसएडवांटेज नहीं है? नहीं है मतलब एडवांटेज होगा, ठीक है। कॉस्ट ऑफ रिपेयर्स कीप इंक्रीजिंग ओवर द पैसेज ऑफ टाइम, नहीं। द इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ द असेट इज नॉट टेकन इनटू अकाउंट, ये भी नहीं है। वैल्यू ऑफ द असेट्स कैन बी कंप्लीटली रिटर्न ऑफ, या फिर इट इज डिफिकल्ट टू मेक एनी असेट्स यूजफुल इन ए सिस्टमेटिक मैनर। तो देखो जो इसका एडवांटेज है वो ये है, वैल्यू ऑफ द असेट्स कैन बी कंप्लीटली रिटर्न ऑफ। सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। व्हेन डेप्रिसिएशन फंड अकाउंट क्लोजेस इट्स, व्हेन डेप्रिसिएशन फंड अकाउंट क्लोजेस इट ट्रांसफर इट्स बैलेंस टू सिंकिंग फंड अकाउंट, न्यू असेट अकाउंट, या ओल्ड अकाउंट, ओल्ड असेट अकाउंट, या फिर नन ऑफ द अबव। जब भी हम डेप्रिसिएशन फंड अकाउंट को लास्ट में क्लोज करते हैं, जब सेल वेल करने के बाद, सब कुछ करने के बाद हमें क्लोज करते हैं, तो उसको हम असेट अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं, ओल्ड असेट अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं। सिंकिंग फंड अकाउंट डेबिट टू असेट अकाउंट, जो हमारा असेट पहले से हमारे पास रहता है उस अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, ओल्ड। विच इज नॉट द सेलियंट फीचर्स ऑफ सिंकिंग फंड मेथड। कौन सा इनमें से फीचर नहीं है? इंटरेस्ट इज एन इंटीग्रल पार्ट, अमाउंट रियलाइज इज अफेक्टेड बाय फ्रैक्शंस इन इंटरेस्ट रेट, इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज, प्रीमियम इज पेड इन एडवांस एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, प्रीमियम इज पेड इन एडवांस एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। ये इसका फीचर नहीं है। अगला क्वेश्चन है, इट इज कॉमन इन, ओके, यहाँ पे 2 फोटोज कंटिन्यूसली रिपीट कर दी है, ओके। इट इज कॉमन इन सिंकिंग फंड मेथड, इट इज कॉमन इन सिंकिंग फंड मेथड द अमाउंट रिसीव्ड एट द एंड ऑफ द लाइफ ऑफ एन एसेट इज फिक्स्ड,
द अमाउंट रिसीव्ड एट द एंड ऑफ लाइफ ऑफ असेट इज नॉट फिक्स्ड। कॉमन क्या है इन चीजों में, ठीक है ना। द अमाउंट रिसीव्ड एट द बिगिनिंग ऑफ द लाइफ ऑफ एन एसेट इज फिक्स्ड, या नन ऑफ द अबव। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। हमें नहीं पता रहता होता कितना अमाउंट मिलने वाला है एट द एंड ऑफ लाइफ। द अमाउंट रिसीव्ड एट द एंड ऑफ द लाइफ ऑफ एन एसेट इज नॉट फिक्स्ड, ठीक है, बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इफ एन अक्यूमुलेटेड प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट इज इन यूज देन द एंट्रीज फॉर द ईयर्स डेप्रिसिएशन वुड बी डेबिट असेट। अब क्या अक्यूमुलेटेड प्रोविजन हमने बना लिया है फॉर डेप्रिसिएशन, तो क्या एंट्री करेंगे उसको, एंट्रीज फॉर द ईयर्स डेप्रिसिएशन वुड बी। तो डेप्रिसिएशन अकाउंट को हम डेबिट कर देते हैं और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन को क्रेडिट कर देते हैं। इसमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है, देखो ढूंढो। पहला ऑप्शन में है क्या, डेप्रिसिएशन को असेट अकाउंट को डेबिट कर रहे हैं, नहीं है। प्रॉफिट एंड लॉस को क्रेडिट कर रहे हैं, नहीं, क्योंकि हमें इसको डेबिट करना है, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस को डेबिट करते हैं, सॉरी, प्रॉफिट एंड लॉस को हम डेबिट करते हैं, उसके बाद प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन को क्रेडिट करते हैं। तीसरा ऑप्शन है क्रेडिट असेट, फिर यहाँ पे क्रेडिट कर दिया असेट को, क्योंकि क्रेडिट तो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन होगा। डी आंसर में दे रखा है क्रेडिट प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, डेबिट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इन एन्युटी मेथड इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड ऑन द वैल्यू ऑफ द असेट्स एट द टाइम ऑफ परचेज, ऑन द वैल्यू ऑफ द असेट्स एट द बिगिनिंग ऑफ द ईच ईयर, ऑन द वैल्यू ऑफ द असेट्स एज एक्सपेक्टेड एट द एंड वैल्यू ऑफ एन असेट, बोथ ए एंड बी। तो हम कभी भी किसी भी चीज़ पे इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं तो वो क्या करते हैं, उस पर्टिकुलर ईयर, जो उस पर्टिकुलर ईयर है उसकी जो बिगिनिंग की जो वैल्यू होती है उस पर कैलकुलेट करते हैं। तो बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑन द वैल्यू ऑफ द असेट्स एट द बिगिनिंग ऑफ ईच ईयर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, इंटरेस्ट इज क्रेडिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इन एन्युटी मेथड, सिंकिंग फंड मेथड, इंश्योरेंस पॉलिसी मेथड, या ऑल ऑफ द अबव। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सिंकिंग फंड मेथड, सिंकिंग फंड मेथड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सेलेक्ट द डेप्रिसिएशन मेथड आइडेंटिफाइड बाय इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। तो इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग, इनकम टैक्स एक्ट 1961 के अकॉर्डिंग ये बोला जाता है कि जो एक्सेप्टेबल डेप्रिसिएशन मेथड है वो है रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड को उन्होंने एक्सेप्टेबल मेथड माना है। बाकी कहीं और जगह भी स्ट्रेट लाइन मेथड लगा सकते हैं, लाइक पावर जनरेशन और पावर क्रिएशन वाली जो प्लांट होता है, फैक्ट्रीज होती है, वो स्ट्रेट लाइन मेथड अप्लाई कर सकती है खुद की इच्छा से। अदरवाइज सबको कंपल्सरीली डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड से ही डेप्रिसिएशन चार्ज करना पड़ता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, इन डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, यानी दोबारा रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड के बारे में कुछ बोला है, अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन वैल्यू कीप्स ऑन डिक्रीजिंग ओवर द पैसेज ऑफ टाइम, अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन वैल्यू रिमेन्स सेम ओवर द पैसेज ऑफ टाइम, कैलकुलेशन ऑफ रेट ऑफ डेप्रिसिएशन इज अर्ली, और डेप्रिसिएशन इज चार्ज ऑन द ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ एसेट। तो स्ट्रेट लाइन मेथड में हम चार्ज करते हैं ओरिजिनल कॉस्ट पे, तो अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन हर साल डिक्रीज होता रहता है, क्योंकि उसकी जो बुक वैल्यू होती है वो हर साल हम डिक्रीज मानते हैं, ओरिजिनल कॉस्ट पे चार्ज नहीं करते हैं। तो ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। होपफुली आप आराम से जवाब दे पा रहे होंगे, ये तो बहुत इजी क्वेश्चंस है, बहुत सारे। तो फॉर ए मशीन दैट नीड्स नो मेंटेनेंस और वेरी लिटिल मेंटेनेंस, दैट ऑल्सो इन द एंड ऑफ ईयर ऑफ द असेट्स, द डेप्रिसिएशन मेथड दैट सूट्स बेस्ट इज, जिसमें कोई भी मेंटेनेंस की जरूरत नहीं पड़ती या बहुत ही कम मेंटेनेंस की जरूरत पड़ती है, वो भी एंड ऑफ द ईयर में, तो उस चीज के लिए डेप्रिसिएशन मेथड कौन सा सूट होगा? स्ट्रेट लाइन मेथड डेप्रिसिएशन, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, एन्युटी मेथड, नन ऑफ द अबव, कौन सा मेथड सूट होगा? स्ट्रेट लाइन मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इनवेरिएबली इन डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड book value becomes zero, book value never becomes zero, book value is negative, book value is infinite। आप कॉमन सेंस लगाओ, जब डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड करते हैं तो हम डेप्रिसिएशन माइनस कर देते हैं, फिर उसके ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं, फिर जो वैल्यू है उसके ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं, फिर जो वैल्यू है उसके ऊपर डेप्रिसिएशन, तो ऐसे करते 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 हमारी वैल्यू जो बुक वैल्यू है वो कभी भी जीरो नहीं हो सकती है, ठीक है। ये बात आपको समझ लेनी चाहिए। बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फ्रॉम ए कोल माइन, यहाँ पे फिर कोल माइन का क्वेश्चन आ चुका है। ये थोड़ा सा हेक्टिक क्वेश्चन है, यहाँ पे कुछ शेडिंग से बता नहीं रखा है। 200 टन ऑफ कोल वॉज एक्सट्रैक्टेड ड्यूरिंग द ईयर, ड्यूरिंग डाइनिंग द ईयर लिखा हुआ है, ड्यूरिंग द ईयर एंड रेट ऑफ डेप्रिसिएशन इज 10%। तो देखो जब कोल माइन का निकालते हैं तो हमें रेट ऑफ डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना पड़ता है। वो कैसे कैलकुलेट करते हैं? टोटल कॉस्ट कितनी है उसको डिवाइड करते हैं जो नंबर ऑफ एक्सपेक्टेड यूनिट्स जो प्रोड्यूस करेंगे ओवर द ईयर, कंप्लीट पूरे साल में कितने, तो हमारी रेट ऑफ डेप्रिसिएशन आती है।
उसके बाद हम उस रेट ऑफ डेप्रिसिएशन को चार्ज करते हैं उस पर्टिकुलर, जिस भी क्वार्टर का पूछा है, जिस भी मंथ का पूछा है, या फिर जिस भी ईयर का पूछा है इन्होंने डेप्रिसिएशन। तो यहाँ पे ईयर में प्रोडक्शन दे रखा है, ईयर की डेप्रिसिएशन दे रखी है, इस रेट को चार्ज कर देना 200 टन पे, आपका डेप्रिसिएशन कैलकुलेट होके आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे यूनिट्स नहीं बता रखे आंसर्स में कि आंसर्स में यूनिट्स इन्होंने क्या लिया है, किलोज में लिया है, टन्स में लिया है, या किस में लिया है। तो वी नेवर नो कि इन्होंने क्या अजम्पशन के बेस पे आंसर लिया है। आंसर कुछ अलग है, बट स्टिल 200 टन पे 10% चार्ज करना है। ठीक है, समझ जाओ। अगला है द डेप्रिसिएशन मेथड दैट इज बेस्ट सुटेड फॉर अ मशीन दैट इज बीइंग यूज्ड ऑन एन आर्ली बेसिस। देखो, मशीन आर रेट मेथड एक मेथड होता है जिसमें जितना मशीन आर्ली काम करेगी उतना ही हम उसको डेप्रिशिएट करेंगे। अगर मशीन काम नहीं कर रही तो उसको हम डेप्रिशिएट भी नहीं करेंगे। तो यहाँ पे ऑप्शंस है डिप्लीशन मेथड, डबल डिक्लाइनिंग मेथड, डिक्लाइनिंग मेथड, या सर्विस हाउस मेथड नहीं है, ये सर्विस आवर्स मेथड है। ठीक है, सर्विस आवर्स मेथड है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, सर्विस आवर्स मेथड। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इन एन एंटरप्राइजेस some tools were purchased worth rupees 2000 and later after 5 months additional tool worth rupees 4000 were purchased. It was presumed that the value of the total tools at the end of the year will be 2000. What will be the depreciation? तो 2000 तो पहले के थे और जो नए 4000 परचेज किया उसकी वैल्यू 2000 बता रखी है, होपफुली यही है। तो ओवरऑल वैल्यू कितनी हो जाएगी? व्हाट विल बी द डेप्रिसिएशन वैल्यू? डेप्रिसिएशन वैल्यू ओवरऑल हो जाएगी 4000 रुपीज। ठीक है, टोटल टूल्स बोला है वैसे तो, लेकिन है ना, हमने अस्यूम किया कि 4000 की वैल्यू इसने 2000 बोली है। अगला क्वेश्चन है स्टैंडर्ड्स गिवन बाय आईसीआई फॉर कैलकुलेटिंग डेप्रिसिएशन। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का नहीं पढ़ रखे तो आप इसका जवाब नहीं दे पाओगे। ये बेसिकली इसको आप अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का क्वेश्चन मानो या डेप्रिसिएशन का क्वेश्चन मानो, किसी का ही मान लो, बट आपको पता होना ही चाहिए। ठीक है, तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कौन सा होता है डेप्रिसिएशन का? AS5, AS6, AS7, AS4। इसका आप कैलकुलेट करोगे, आप सर्च मारोगे। अगर आपको पता है तो वेल एंड गुड, कमेंट करके आंसर में बताना कौन सा है। मेरे को तो पता है, बट मुझे देखना आपको पता है या नहीं है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। फॉर चार्जिंग द मेथड ऑफ चेंजिंग द मेथड, सॉरी मैं फिर से यार चेंजिंग को चार्ज पढ़ने लग गया, सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस, बट ये बहुत जगह टाइपिंग मिस्टेक है, तो मैं ऑलरेडी उस चेंज को है ना चार्ज पढ़ रहा हूँ। For changing the method of calculation of depreciation, and enterprises should not calculate the value of assets by the old method on the date of change. Calculate the depreciation of the past period of, ये तो करना पड़ता है। Calculate the depreciation of past, ये भी करना पड़ता है। Find out the cost value of the asset। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा Calculate the value of asset by old method on the date of change। एन एंटरप्राइजेस शुड नॉट कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ असेट। वैल्यू ऑफ असेट को ओल्ड मेथड के ऊपर अपन कैलकुलेट नहीं करेंगे। ठीक है, विच इज नॉट द मेथड दैट इज नॉट बीइंग रिकॉग्नाइज्ड बाय द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट एज अ डेप्रिसिएशन मेथड टू बी यूज्ड बाय एन एंटरप्राइजेस? फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड, स्ट्रेट लाइन मेथड, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, डेप्रिसिएशन एंड रिप्लेसमेंट ऑफ असेट्स। देखो, जनरली जब क्वेश्चन आता है, इस क्वेश्चन में है ना एक कॉन्ट्राडिक्टरी चीज है, मैं बताता हूं आपको कि एक क्वेश्चन आता है कि कौन सा मेथड इनकम टैक्स डिपार्टमेंट एक्सेप्ट करता है। अगर मैं यहाँ पे ये दे दूं ना, कौन सा मेथड इनकम टैक्स डिपार्टमेंट एक्सेप्ट करता है, तो यहाँ पे एक्चुअल में आंसर हो जाएगा सी, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। क्योंकि इनकम टैक्स के एक्ट के अकॉर्डिंग ये ही है जो मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, 1 2 3 जो जिस टाइप की ऑर्गेनाइजेशन है, उनको छोड़ के सबको रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड कंपल्सरीली लगाना पड़ता है। तो एक्सेप्टेबल मेथड तो रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड है, लेकिन जो मेथड्स है उसमें फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड और स्ट्रेट लाइन मेथड सिमिलर सेम से मेथड है, और उसके अलावा जो मेथड है वो है रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। डेप्रिसिएशन एंड रिप्लेसमेंट ऑफ असेट्स का कोई सेंस नहीं है, तो यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। होपफुली आपने समझा होगा मैं क्या बात पे फोकस करने वाला हूँ, कि अगर यहाँ पे आता कि एक्सेप्टेबल मेथड कौन सा है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के, तो हमने अभी ऊपर क्वेश्चन पढ़ा था, उसमें हमने बोला था डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड यानी रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। ठीक है, तो इसका वैसे करेक्ट आंसर है डी, डेप्रिसिएशन एंड रिप्लेसमेंट ऑफ असेट्स। अगला क्वेश्चन है टू मीट द एडिशनल फंड दैट विल बी रिक्वायर्ड फॉर परचेजिंग व्हेन एन एसेट इज परचेज्ड इन द रिप्लेसमेंट टू एन ओल्ड वन, some amount may be transferred to profit and loss appropriation account, must be transferred to P&L appropriation account, must be transferred to depreciation account, must be transferred to depreciation account। ठीक है, तो यहां पे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा may be transferred to the profit and loss appropriation account। ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बी है change in depreciation method requires change in consistency,
एन एक्सप्लेनेटरी पैराग्राफ, बोथ ए एंड बी, या नन ऑफ द अबव। यहाँ पे दोनों की जरूरत होगी, कंसिस्टेंसी की और एक्सप्लेनेटरी पैराग्राफ की, तो बोथ ए एंड बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चेंज इन एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ एन एसेट रिक्वायर्स कंसिस्टेंसी मॉडिफिकेशन, एक्सप्लेनेटरी पैराग्राफ, यहाँ पे भी दोनों की जरूरत होगी, बोथ ए एंड बी, सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 34th, ईवा हैज परचेज्ड, 3 लाख रुपए की उसने मशीनरी खरीदी। ध्यान से पढ़ना, अच्छा क्वेश्चन है, ये मैं करवा लूंगा एंड आप भी कर लोगे, होपफुली बहुत आराम से कर लोगे, क्योंकि यहाँ पे 2 तरीके से डेप्रिसिएशन चार्ज करना है, एक स्ट्रेट लाइन मेथड से, एक 30% रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड से। तो यहाँ पे क्या बोला है इन्होंने, शी विल डेप्रिशिएट, 2 तरीके से वो डेप्रिसिएशन चार्ज कर सकती है, या तो वो 20% स्ट्रेट लाइन बेसिस के ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज करे, जिसमें कांस्टेंट एक ही डेप्रिसिएशन अमाउंट होती है, वो हर साल चार्ज होती है, ठीक है, या फिर वो रिड्यूसिंग बैलेंस के हिसाब से चार्ज करे। तो कौन से डेप्रिसिएशन मेथड से उसको ज्यादा प्रॉफिट होगा इन द कंबाइंड प्रॉफिट इन द फर्स्ट 2 years। तो यहाँ पे 2 साल का डेप्रिसिएशन निकालेंगे, फिर कैलकुलेट करेंगे कौन सा डेप्रिसिएशन ज्यादा है, कौन सा, जिसका भी डेप्रिसिएशन ज्यादा होगा उससे हमें नुकसान हो रहा होगा, ठीक है, तो जिसका डेप्रिसिएशन कम होगा उससे हमें प्रॉफिट हो रहा होगा, तो हम उसको कंसिडर करेंगे। तो जब स्ट्रेट लाइन मेथड यानी 20% चार्ज करोगे, 3 लाख का 20% हो गया 60,000, 2 साल के लिए चार्ज करोगे तो 1,20,000 हो गया, ठीक है। अब जब 30% से चार्ज करेंगे तो पहले साल का डेप्रिसिएशन हो गया 90,000, और जब 90,000 को जब हम 3 लाख से माइनस कर देंगे बुक वैल्यू पे आने के लिए, इस पे रिड्यूसिंग बैलेंस बेसिस वाले मेथड पे, तो हमारे पास बुक वैल्यू बचेगी 2,10,000। उस 2,10,000 पे हम चार्ज करेंगे 30%, तो वो आ जाएगा समथिंग 63,000 के अप्रोक्स आ जाएगा। तो जब 2 साल का डेप्रिसिएशन वहां पे कितना हो गया, 90,000 प्लस 63,000, तो वो हो जाएगा आपका 1,53,000। और उस स्ट्रेट लाइन मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन में क्या आया था, 1,20,000। तो हमारा स्ट्रेट लाइन मेथड में कितना डेप्रिसिएशन कम लगा, ऑलमोस्ट लगा है 1,53,000 माइनस 1,20,000, तो 33,000 हमारा डेप्रिसिएशन कम लगा है उसमें, यानी 33,000 से हमारा प्रॉफिट बढ़ गया स्ट्रेट लाइन मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन की वजह से। तो यहाँ पे आंसर है स्ट्रेट लाइन बेसिस विल लीड टू द हाईएस्ट कंबाइंड प्रॉफिट, रिड्यूसिंग बैलेंस basis will lead to highest combined profit. The choice of depreciation method will not affect combined profit figures. Both straight line basis 20% per annum और reducing balance basis at 30% per annum will lead to same. ये भी गलत है, B C D गलत है। straight line basis से हमें 33,000 का कम डेप्रिसिएशन चार्ज करना पड़ रहा है, इसीलिए वो प्रॉफिट इंक्रीज कर रहा है, तो A इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, when the provision for depreciation account is maintained, the annual charge for depreciation shall be। एनुअल चार्ज को किस में हम डालेंगे, ठीक है, डेबिटेड टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट एंड क्रेडिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, गलत है। डेबिटेड टू असेट अकाउंट में नहीं करेंगे, डेबिटेड टू असेट अकाउंट एंड क्रेडिट, ये भी नहीं करेंगे, डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड क्रेडिटेड टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। ऐसा ही ऊपर एक क्वेश्चन कराया था मैंने, होपफुली आपने करा होगा तो तुरंत जवाब दे दिया होगा इस चीज का कि पीएनएल को डेबिट करते हैं, टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन को क्रेडिट करते हैं, डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। For an asset owned for more than 1 year, the depreciation charge for the year calculated using the reducing balance method at the rate of 35% would be arrived as 35% into cost of asset। भाई साहब, डेप्रिसिएशन रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में हम कभी भी ओरिजिनल कॉस्ट पे चार्ज नहीं करते हैं, हमेशा जो उसकी करंट बुक वैल्यू होती है उस पर चार्ज करते हैं, ठीक है। तो बुक वैल्यू कैसे निकालते हैं हम, उसमें क्या, कॉस्ट ऑफ असेट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। तो यहाँ पे बी ऑप्शन में 35% इंटू कॉस्ट ऑफ असेट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, 35% इंटू एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, 35% इंटू कॉस्ट ऑफ असेट प्लस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, कॉस्ट ऑफ असेट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। अभी तक जितना डेप्रिसिएशन चार्ज किया उतना माइनस कर दो उस कॉस्ट ऑफ असेट में से, फिर जो बुक वैल्यू बचेगी उसके ऊपर 35% चार्ज कर देंगे, बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, डेप्रिसिएशन अराइजेस बिकॉज ऑफ फॉल इन मार्केट वैल्यू ऑफ असेट, फिजिकल वियर एंड टियर, फॉल इन द वैल्यू ऑफ असेट्स एंड नन ऑफ देम। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जब भी आपने पढ़ा होगा कि डेप्रिसिएशन क्यों चार्ज होता है, ऑब्सोलेंस की वजह से, फिजिकल वियर एंड टियर की वजह से, तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर है बी, फिजिकल वियर एंड टियर। बढ़ते हैं आगे। स्ट्रेट लाइन मेथड ऑफ प्रोवाइडिंग डेप्रिसिएशन इज इंक्रीजेस एवरी ईयर, रिमेन कांस्टेंट एवरी ईयर, डिक्रीजेस एवरी ईयर, नन ऑफ देम। स्ट्रेट लाइन मेथड का मतलब क्या होता है कि एक स्ट्रेट लाइन के बेस पे, यानी जो डेप्रिसिएशन ओरिजिनल कॉस्ट पे 10%, 20% या फिर जितना डेप्रिसिएशन है वो हर साल चार्ज करेंगे, यानी वो चेंज नहीं होता डेप्रिसिएशन। तो इसका मतलब है रिमेन्स कांस्टेंट एवरी ईयर, बी इसका करेक्ट आंसर है। गाइस, वीडियो खत्म होने वाला है, उससे पहले बोल देता हूँ यार, प्लीज़ यार, अगर वीडियो हेल्पफुल लगता है ना तो प्लीज़ 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 वीडियो को लाइक करना बनता है।
बनता है लाइक करना, ठीक है। और अगर आपने प्लेलिस्ट नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक भी मिल जाएगा, और भी आप हमारे चैनल को चेक करोगे तो बहुत कुछ यूजफुल कंटेंट आपको मिलने वाला है। और मैंने टीटी के एमसीक्यू की सीरीज जो थी वो मैंने शेयर कर दिया ऑलरेडी टेलीग्राम चैनल पे, या फिर नहीं करी तो मैं कर दूंगा, एक बार आप चेक कर लेना, मुझे थोड़ा सा याद दिला देना, मैं भी चेक कर लूंगा। अंडर द डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड डेप्रिसिएशन इंक्रीजेज एवरी ईयर, डिक्रीजेज एवरी ईयर, रिमेनिंग कांस्टेंट एवरी ईयर, या फिर नन ऑफ देम। तो देखो रिमेनिंग कांस्टेंट एवरी ईयर तो वो तो हो गया स्ट्रेट लाइन मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन में, बट यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हो जाता है डिक्रीजेज, क्योंकि बुक वैल्यू हर साल डिक्रीज होती है, क्योंकि हम नई बुक वैल्यू पे हमेशा चार्ज करते हैं, तो डेप्रिसिएशन चेंज होता है और डेप्रिसिएशन डिक्रीज होता है हर साल। लास्ट क्वेश्चन है आज के लेक्चर का, लास्ट क्वेश्चन, और मैंने ये 41वें क्वेश्चन से लेके जो बाकी क्वेश्चन है वो ऑलरेडी एक लास्ट वीडियो जो हमने बनाया था उसमें कवर कर लिया है। तो कहीं आप यहां तक पहुंचे और आपने सोच रहा हो कि ये अगले क्वेश्चंस क्यों नहीं करा रहा, क्योंकि हमने लास्ट वीडियो में हमने ये कवर कर लिया है। अगर नहीं देखा वीडियो तो एक बार जाओ वो वीडियो देखो, जिसमें है ना हमने 72 क्वेश्चन में से 40 के बाद वाले क्वेश्चन सारे करे हैं और सारे पास्ट ईयर्स में आए हुए क्वेश्चन करे हैं। लास्ट क्वेश्चन है, अंडर द फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड ऑफ प्रोवाइडिंग डेप्रिसिएशन इट इज कैलकुलेटेड ऑन ओरिजिनल कॉस्ट, ऑन बैलेंस अमाउंट, ऑन स्क्रैप वैल्यू, या नन ऑफ देम। फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड होता है स्ट्रेट लाइन मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन, और मैं 99% ऑफ द टाइम्स में मैं लास्ट क्वेश्चन आपके लिए छोड़ता हूं, जिससे मुझे ये पता चले वो कौन लोग हैं जिनको ये वीडियो सीरियसली हेल्पफुल लग रही है। क्योंकि अगर आप यहां तक वीडियो देख रहे हो तो थैंक यू सो मच, दिल से शुक्रिया आपको, मुझे पूरा विश्वास है आपको वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, क्योंकि अगला टॉपिक होने वाला है फाइनल अकाउंट्स का। सोल प्रोप्राइटरशिप के फाइनल अकाउंट्स हम कैसे बनाते हैं, उसके पास्ट ईयर्स के क्वेश्चंस हम करने वाले हैं। बहुत ही कमाल के क्वेश्चंस है और क्वेश्चन डेफिनेटली आने वाला है। उसके बाद हम करेंगे पार्टनरशिप अकाउंट्स। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। लव यू ऑल, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।